हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रताप क्लासेस में। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इस बार हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो फिर चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो बच्चों, हम जानते हैं कि वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव आता है, चीज़ें और भी बेहतर होती चली जाती हैं। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसमें धीरे धीरे बदलाव आया और वो और भी आसान होता गया। जो पहली जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर की, वो ये उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी शुरुआत हुई थी 1946 से और ये 1959 तक चला था। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करते थे हमारे मेमोरी यूनिट के लिए और सर्किट के लिए, जो कि सीपीयू में यूज़ होता था। ये बिल्कुल एक ट्यूब की तरह होते थे। ये ट्यूब बिल्कुल एक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होते थे, जिसमें फ्यूज़ भी लगे हुए करते थे और ये अक्सर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं थी इसे यूज़ करना। इसे सिर्फ बहुत ही बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वही इसे यूज़ कर सकता था। इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता था उसमें पंच कार्ड्स होते थे, पेपर टेप होता था, मैग्नेटिक टेप होता था, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होते थे। बच्चों, पंच कार्ड के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए एक पूरा सा एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है ये। तो पंच कार्ड के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन कोड यूज़ किया जाता था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड हम बच्चों जानते हैं कि मशीन कोड जो होता है वो 0 और 1 होता है। यानी कंप्यूटर जो होता है वो हमारी भाषा तो नहीं समझता, ना तो वो हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है। वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 है। वो इसी भाषा को वो समझता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि उसमें वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता था। अब जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो बच्चों, इसके कुछ फीचर्स जो ये माने जाते हैं वो ये है कि पहला तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, ये अनरिलायबल होता है। तीसरा, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ये बहुत ही महंगा है। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है और इसका जो इनपुट और आउटपुट है वो बहुत ही स्लो होता है। यानी कि इनपुट ये बहुत ही स्लोली लेता है और आउटपुट बहुत ही धीरे देता है। यानी कि अगर हम इसको इनपुट दें तो ये 10 से 15 मिनट बाद हम उस चीज़ का आउटपुट हमें देगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि ये बहुत ही ह्यूज साइज का होता है। इसलिए मान के चलिए कि इसके लिए पूरा एक कमरा लगता है एक कंप्यूटर को लगाने के लिए, और उसको ऑपरेट करने के लिए कई सारे लोग लगते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। जो नेक्स्ट थिंग है, इसको चलाने के लिए ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि इसे चलाने के लिए जिस कमरे में ये लगा होता है वहाँ पर एसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट इससे प्रोड्यूस होती है कि किसी का भी वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल होता है। अगर इस कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें से कुछ है, एक है एनियाक और दूसरा है एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650। दोस्तों, IBM और पंच कार्ड दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड हैं, इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ कि इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। बच्चों, अब जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसकी शुरुआत हुई थी 1959 में और ये 1965 तक चला था। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर का यूज़ हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें जैसे बताया कि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा महंगे होते थे क्योंकि वो हीट कंज्यूम करते थे, और ट्रांजिस्टर जो थे वो चीपर थे इसलिए, और कम पावर कंज्यूम करते थे, इसलिए वैक्यूम ट्यूब से बेहतर ट्रांजिस्टर को माना गया। यानी कि जो एज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। ये बहुत और उस वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले तेज़ था और इसमें मैग्नेटिक कोर्स लगे हुए थे जो कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज़ होते थे, और साथ ही साथ में मैग्नेटिक टेक्स होते थे, मैग्नेटिक डिस्क होती थी जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ होती थी। इसमें मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था, जैसे कि फोर्ट्रॉन, कोबॉल वगैरह। बच्चों, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे।
बाकी अब आते हैं इसके मेन फीचर पे। तो जो सेकेंड जनरेशन के जो मेन फीचर्स थे वो सबसे पहले कि ये ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। दूसरा, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये और भी रिलायबल था और भी इजी था इस्तेमाल करने में, और ये साइज में छोटा था और ये कम हीट यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। अब अगर ट्रांजिस्टर है तो जाहिर सी बात है कि वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करता था, अगर उसकी जगह ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी ये चीज़ है कि वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर होगा। इसमें बहुत ही कम कॉस्ट लगती थी, ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था, लेकिन फिर भी ये कॉस्टली था और इसमें एसी भी रिक्वायर्ड होती थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर के, वो ये हैं IBM 620, IBM 7094, CDC 1604। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब बच्चों, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो बेस्ड था आईसी पे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे। इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने वाले का नाम था जैक किल्बी। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए थे जिसके अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर्स होते थे और कैपेसिटर होते थे एसोसिएटेड सर्किटरी के साथ। यानी कि अब जो कंप्यूटर हमारे पास था वो और भी छोटा था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी छोटा कंप्यूटर अब हमारे हाथ पे था। ये रिलायबल भी था और इफ़िशिएंट भी था, और साथ ही साथ इसकी आउटपुट की जो प्रोसेस थी वो और भी तेज़ थी। ये टाइम सेविंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था, क्योंकि इससे हम एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स कर सकते थे। यानी कि पहले जो कंप्यूटर जो था हमारे पास था फर्स्ट जनरेशन का और सेकेंड जनरेशन का, उसमें हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकते थे, दूसरा वर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें हम एक साथ दो वर्क कर सकते थे, जैसा कि हम आज के भी कंप्यूटर देखते हैं कि हम एक साथ कई सारे वर्क्स को कर सकते हैं। यानी कि हम एक म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी टाइप कर सकते हैं और कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इस कंप्यूटर में भी एक साथ कई काम कर सकते थे। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, जैसे कि फोर्ट्रॉन सेकेंड टू फोर्थ, कोबॉल, पास्कल, बेसिक, एल्गो 68 एक्सेट्रास। और इसके कुछ मेन फीचर्स है वो ये हैं कि इसमें आईसी यूज होती थी और ये साइज में छोटा था और लेस हीट प्रोड्यूस करता था। साथ ही साथ ये फास्टर था फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले। और ये मेंटेनेंस के मामले में बात अगर हम करें तो मेंटेनेंस भी इसमें कम लगता था, क्योंकि ये साइज में छोटा था और इसमें आईसीज यूज़ होती थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेंटेनेंस का खर्च नहीं आता था। लेकिन फिर भी ये कॉस्टली था और अभी भी एसी रिक्वायर्ड होती थी कंप्यूटर्स को, इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाते थे। दोस्तों, एसी मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप सोचोगे ये बार बार एसी का नाम क्यों आ रहा है, क्यों एसी रिक्वायर्ड है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, मतलब कि इन्हें हम ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते। आज के कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें हम घंटों यूज़ करें फिर भी उन्हें वो इतनी जल्दी हीट नहीं होते, या फिर वो जल्दी हीट नहीं होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन जो पहले कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाते थे, इसलिए एसी रिक्वायर्ड होता था कि उन्हें ठंडा रखा जा सके। आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं उनमें फ़ैन लगे होते हैं, उनके प्रोसेसर के पास फ़ैन लगे होते हैं और उनके एसएमपीएस में फ़ैन होता है ताकि वो जल्दी हीट ना हो। और इसका एक बहुत ही अच्छा ये फीचर था दोस्तों कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों कंप्यूटर के IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो अब ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की बात। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। अब बच्चों, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसकी शुरुआत हुई थी 1971 से और ये चला था 1980 तक। इसमें जो सर्किट यूज़ होती थी उसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे, यानी कि VLSI। इस सर्किट पे 5000 ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे दूसरे ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स के साथ, और साथ ही साथ इसमें सिंगल चिप होती थी जिसकी वजह से हमें माइक्रो कंप्यूटर्स मिले। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने
हमें और भी पावरफुल कंप्यूटर दिया और भी रिलायबल और अफोर्डेबल कंप्यूटर दिया, यानी कि अब हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता था। अभी तक जो भी कंप्यूटर थे वो सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ही महंगे आते थे। लेकिन 4th जनरेशन कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर होने के नाते ये अफोर्डेबल था हर किसी के लिए। और अब ये एक शुरुआत हुई थी पर्सनल कंप्यूटर की, यानी कि जो हम अगर बोलें तो पर्सनल कंप्यूटर जो शुरुआत हुई थी वो 4th जनरेशन कंप्यूटर से हो चुकी थी, जो कि टाइम शेयरिंग था और ये हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था जैसे कि C++, डी बेस एक्सेट्रा। आते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो उसमें पहला फीचर ये है कि इसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ करती थी। दूसरी चीज़, ये बहुत ही सस्ते थे क्योंकि इनमें 5000 ट्रांजिस्टर्स लगे होते, यानी कि एक छोटी टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से ये सस्ते थे। दूसरी चीज़, ये एक रिलायबल थे, पोर्टेबल थे, यानी कि इन्हें हम कहीं भी रख सकते थे। दूसरी चीज़, एज अ पर्सनल कंप्यूटर ये यूज़ होते थे, यानी कि हर कोई इन्हें अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज़ किया कर सकता था। दूसरी चीज़, ये स्मॉल में साइज़ थे और एक पाइपलाइन प्रोसेस थी पूरी, और इनको चलाने के लिए AC रिक्वायर्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि ये अब ऐसे कंप्यूटर थे जो कि हीट नहीं होते थे। तो अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की ओर। तो बच्चों, अब जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसकी शुरुआत हुई थी 1980 से, और ये अब तक यही कंप्यूटर हमारे हाथ में है, यानी कि अब हम जो कंप्यूटर अपने पास देखते हैं वो 5th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। इसके अंदर VLSI टेक्नोलॉजी की जगह ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो हम आजकल देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल है इंटेल का, तो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो एक माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है जो कि ULSI टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। बाकी बच्चों, आज का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे कि C है, C++ है, जावा है, ये सारे लैंग्वेजेस इसमें सपोर्ट करते हैं। हालांकि इस पे और भी अभी वर्क चल रहा है, इसे और भी मॉडर्नाइज करने का और भी मॉडिफाइड करने का काम चल रहा है। तो बच्चों, हमारी क्लास आज की यहीं तक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है वो वीकली आती ही रहेंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।